Welcome students. So this video is in continuation with our last video in which we studied about the force acting on a current carrying conductor placed in a magnetic field. Now our next important topic is electric motor. We all have come across motors in our everyday life. We use them at various places. Fans we have them in washing machines, mixer grinders, and there are many appliances in which we make use of electric motors. So आज हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रिक मोटर क्या है, वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, उसका कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और उसके लास्ट में उसके यूजेस, इन सब को आपका देखा जाएगा कि इलेक्ट्रिक मोटर आपका कैसे काम करता है. So the today's topic is electric motor. So firstly we'll look at what an electric motor is. We'll look at the definition of electric motor. So basically electric motor is a device. It is a device that converts electrical energy to mechanical energy. Mechanical energy because the devices which have motors installed in them have rotating effect. तो आपका जो इलेक्ट्रिक मोटर है वो आपका वो डिवाइस है जो कि आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आपका कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में. बेसिकली मैकेनिकल एनर्जी हम देखते हैं इन द जब आपका डिवाइस जो है रोटेट होने लगता है, तो इसीलिए आपका हम बोलते हैं कि ये आपका कन्वर्ट करता है इनटू मैकेनिकल एनर्जी. नाउ विल लुक एट द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग. व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑन विच इलेक्ट्रिक मोटर वर्क्स? We have studied, as we have seen in the last video, that a current carrying conductor which is placed in a magnetic field experiences a force due to which it gets displaced. तो यहाँ पर आपका वही प्रिंसिपल आपका यूज होगा. तो प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल that when a current carrying conductor is placed in a magnetic field, it experiences a force due to which it gets displaced. So प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग इसका वही है जैसा हमने लास्ट वीडियो में देखा था. यहाँ पर आपका क्या है कि जब आपका किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को हम आपका किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने की वजह से आपका वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है. वहां पर हमने एक्टिविटी जो देखी थी उसमें आपका जो रॉड है दैट यूज टू डिस्प्लेस फ्रॉम इट्स पोजीशन. यहाँ पर आपका जो कॉइल हम लेंगे, करंट कैरिंग कॉइल लेंगे हम यहाँ पर, उसके ऊपर जब आपका फोर्स लगेगा, वो जब फोर्स एक्सपीरियंस करेगा तो वो आपका रोटेट करेगा. यहाँ पर रोटेटिंग इफेक्ट होगा. द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कंडक्टर विल बी इन द फॉर्म ऑफ रोटेशन ऑफ द कंडक्टर. तो ये आपका प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग है. प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग को ढंग से जानने के लिए और इसकी कंस्ट्रक्शन को और इसकी वर्किंग को ढंग से समझने के लिए हम लोगों को इसका प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के बारे में ढंग से जानकारी होनी चाहिए. अगर हमें फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के बारे में जानकारी नहीं है, वी विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर करेक्टली. So now we will look at the construction, how a electric motor is constructed. Below I have drawn a diagram of a simple electric motor, and I'll explain you the various parts of this motor, the construction, the simple construction of this motor.
these are your field magnets, north and south. These are your field magnets. Basically, these north and south poles. These are the north and south poles of a U-shaped magnet और horseshoe magnet. ये दोनों जो हैं वो आपका एक horseshoe magnet के पार्ट्स होते हैं. तो ये आपका फील्ड मैग्नेट्स है. जैसे वहां पर आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हुआ करती थी, तो यहाँ पे जो आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का काम है वो आपका ये फील्ड मैग्नेट्स करेंगे. दे आर कॉल्ड फील्ड मैग्नेट्स. They are field magnets. They are poles of horseshoe magnet. ये horseshoe magnet के आपके poles होते हैं, but only this much portion is drawn in the construction. Construction में सिर्फ इतना ही portion draw किया जाता है, इतना ही portion आपका दिखाया जाता है. बीच में we have A, B, C, D. It is a coil of insulated copper wire. ये जो कॉइल आप देख रहे हैं ABCD, ये आपका इंसुलेटेड कॉपर वायर का आपका कॉइल है. दीज इंसुलेटेड कॉपर वायर, ये जो इंसुलेटेड कॉपर वायर के जो एंड्स हैं, दे आर कनेक्टेड टू रिंग्स. बेसिकली ये इफ यू कैन सी, आई कैन शो यू. मैंने इनको ऐसे ड्रॉ किया है. PNQR रिंग्स, इनको रिंग्स हम कहते हैं. दे आर कॉल्ड स्प्लिट rings. Split because they have been because they are basically two portions. वो इनको split कर दिया गया है, तो इसलिए इनको split rings आपका कहा गया है. तो ये आपका split rings हैं. They play a very important role in reversing the direction of current. We'll look at it when we will understand the working of motor. These split rings are further connected to brushes B1 and B2. So this is your insulated copper wire coil. These are your P and Q. These are your split rings, and B1 and B2 are your brushes. Basically, these brushes, they are made of carbon. These brushes, basically brushes, they connect, they establish a connection between the insulated copper wire and the external circuit. Externally, these brushes are further connected to a battery or a source of electricity, which will provide the electrical energy for the working of motor, and a switch. So this is your general construction of an electric motor. Now we will move towards understanding the working of motor. As we have seen in the last topic, जब हम last video जब हम देखी थी हमने, तो उसमें आपको एक बहुत important चीज बताई गई थी कि जब आपका करंट और मैग्नेटिक फील्ड, when current and magnetic field are perpendicular, जब करंट और मैग्नेटिक फील्ड आपका परपेंडिकुलर होते हैं, तो जो आपका फोर्स है वो मैक्सिमम होता है. When the direction of current through the current carrying conductor and the magnetic field, they both are perpendicular, the force experienced by the conductor is maximum. Whereas when they are parallel, if they are parallel, अगर आपका करंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पैरेलल होती है, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड इज मिनिमम. जो फोर्स है वो आपका मिनिमम होता है. ये हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आपका फोर्स जो है वो मिनिमम होगा अगर आपका करंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो आपका मिनिमम होगी, पैरेलल होगी अगर दोनों एक दूसरे के. तो अब आप देखिए कॉइल. लुक एट द कॉइल ABCD. एज वी नो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड in any magnet is from north
pole of the magnet to the south pole. So the direction of magnetic field is north to south. So these are the magnetic field lines in the field magnet. The field lines that are produced by the field magnet, they are directed from north pole to the south pole, as I have shown you. Now if you look at the coil A, B, C, D, there are 4 arms in the coil: AB, BC, CD and AD. There are 4 coils, 4 arms. Out of these 4 arms, the arms BC and CD are parallel to the direction of magnetic field. How? This is the positive terminal of the battery, this is the negative terminal of the battery. If you switch on the current, the direction of current will be this. The current will move in the direction AB, BC, CD and finally it will come out of the coil. This will be the direction of the current when you switch on the current in the circuit. So if you look at the direction of current, I'll mark the direction of current so that you can see it clearly. This is the direction of current. I've marked it with arrow. This is the direction of current. Now if you look at the direction of current in the arms BC and AD, the direction of current is parallel to the direction of magnetic field, external magnetic field. So these 2 arms BC and AD will experience no force. There will be no force that will act on these 2 arms. And if you look at the arms AB and CD, the arms AB and CD, in these 2 arms, the direction of current is perpendicular to the direction of magnetic field. This is the direction of magnetic field, this is the direction of current. So the direction of magnetic field and the current, they both current and the magnetic field both are perpendicular to each other, as a result of which the arms AB and CD will experience maximum force. So again I repeat, the arms BC and AD, because they are parallel to the direction, because the current flowing in them is parallel to the direction of magnetic field, they will experience no force. And the arms AB and CD, as the current flowing in them is perpendicular to the direction of magnetic field, they will experience maximum force. Now we will apply Fleming's left hand rule in the arms AB and CD. If you apply Fleming's left hand rule in arm AB, you will get, this is the direction of magnetic field. The direction of magnetic field is from north to south. This is the direction of field. This is the direction of current. Current is flowing upwards. So that this will be the direction of force acting on it. That is inwards. So the arm AB will move inwards. The arm AB will move inwards. And the arm CD will, if you apply the Fleming's left hand rule, you'll get that the force acting on the arm CD will be in the direction vertically out, in the direction outward, radially outwards. So the arm AB will move inwards and the arm CD will move outwards. So basically the insulated coil ABCD will turn anti-clockwise. It will turn anti-clockwise with arm CD moving. Consider this to be the coil. So this is the arm AB and this is the arm CD. This will move outward, this will move inward. So this is the direction in which the coil will move. As the coil moves, जैसे ये coil आपको move करेगा, these split rings that are connected with the axle, with your insulated coil, ये जो आप आर्मेचर भी कहते हैं इसको, आर्मेचर भी, ये जो आर्मेचर है आपका ABCD, इस आर्मेचर के साथ आपका ये जो रिंग्स कनेक्टेड हैं, ये भी आपका कॉइल के साथ मूव करेंगे. तो जैसे आपका कॉइल मूव करेगा, ये आपका इनवर्ड मूव करेगी ये आर्म, और ये आपका बाहर की तरफ मूव करेगा, तो ये जो आपका रिंग्स हैं
ये भी आपको मूव करेंगे। तो जब आपका हाफ टर्न हो जाएगा इस तरह से, तो ये जो आपका ओपन एंड है, दिस ओपन एंड एंड दिस ओपन एंड, दे विल कम इन कॉन्टैक्ट विद द ब्रशेस B1 एंड B2। तो आपके जो ओपन एंड है, जैसे आपका कॉइल मूव कर गए, दिस ओपन एंड्स of the split rings, they will come in contact with the brushes B1 and B2, as a result of which जैसे ही आपको open ends in brushes B1 और B2 के contact में आएंगे, तो आपका करंट जो है वो आपका मोमेंटरीली रुक जाएगा, कुछ देर के कुछ समय के लिए मोमेंटरीली आपका जो करंट है वो आपका रुक जाएगा, क्योंकि अब आपका कनेक्शन जो है वो आपका टूट गया है। लेकिन कॉइल जो है वो आपका अपने इनर्शिया की वजह से उसी डायरेक्शन में आपका मूव करता रहेगा जिस डायरेक्शन वो आपका मूव कर रहा था। यानी अगर वो एंटी क्लॉकवाइज आपका मूव कर रहा था, तो कॉइल जो है वो आपका एंटी क्लॉकवाइज ही मूव करता रहेगा। तो आपका हाफ रोटेशन के बाद, जब आपका हाफ रोटेशन हो जाएगा, हाफ रोटेशन के बाद जो आपका कॉइल Q है, जो आपका स्प्लिट रिंग, ये जो आपका ओपन एंड्स है, दे विल कम इन कॉन्टैक्ट विद B1 एंड B2। हाफ रोटेट, तो आपका जब ये पूरा रोटेट हो जाएगा, सॉरी आई हैव गॉट अ करेक्शन टू मेड, मैंने हाफ रोटेशन बोल दिया था। जब आपका क्वार्टर रोटेशन होगा, तो क्वार्टर रोटेशन के बाद ये जो ओपन एंड्स हैं वो आपके ब्रशेस B1 और B2 के कांटेक्ट में आएंगे। और जब ये पूरा हाफ रोटेशन हो जाएगा, यानी अब आपका जब आर्म AB इधर आ जाएगा और आर्म CD इधर आ जाएगा, दिस इज द हाफ रोटेशन। जब पूरा आपका हाफ रोटेशन हो गया, तो अब आपका Q जो स्प्लिट रिंग है वो आपका ब्रश B1 के कांटेक्ट में आ जाएगी, और आपका जो P रिंग है वो आपका ब्रश B2 के कांटेक्ट में आ जाएगी आफ्टर हाफ रोटेशन। तो आपका हाफ टर्न या हाफ रोटेशन के बाद अब हम देखेंगे कि आर्मेचर में जो आपकी पोजीशनिंग थी आर्म्स की, वो आपके चेंज हो गई। अब आपकी जो आर्म CD जो पहले इधर थी वो अब इधर आ गई, और आर्म AB जो है जो पहले इधर था वो इधर आ गया। एंड so does the position of split rings have also changed। split rings की पोजीशन जो है वो भी आपका चेंज हो जाएगी। but the current in the circuit will continue to flow in the same direction। जो करंट है वो आपका सेम डायरेक्शन में ही आपका फ्लो होता रहेगा, बिल्कुल वैसे ही फ्लो होता रहेगा करंट जैसे आपका पहले फ्लो हो रहा था। तो हाफ रोटेशन के बाद अब आपका ये आर्म इधर आ गई है, और ये आपका AB जो इधर थी वो इधर आ गई, और आपका आर्म्स की जो पोजीशन है वो आपका चेंज हो जाएगी। अब हम दोबारा से अगर हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाएं इस कॉइल पर, अब नाउ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज अगेन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। वो आपका डायरेक्शन चेंज नहीं हुई है, बिकॉज द पोलैरिटीज ऑफ द मैग्नेट हैव नॉट चेंज्ड। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज दिस। द डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम DCBA। आर्मेचर में जो करंट की डायरेक्शन है वो है आपका DCBA। ये आपका स्विच है, और आपका जो रिंग्स की पोजीशन है, स्प्लिट रिंग्स की जो पोजीशन है वो आपका चेंज हो गई है। अब अगर हम CD आर्म में फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाएं, तो फील्ड की डायरेक्शन इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, करंट इज फ्लोइंग वर्टिकली अपवर्ड्स इन दिस आर्म, एंड तो जो इस पे जो फोर्स लगेगा, इफ यू अप्लाई द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, Fleming's left hand rule is very important. You will not be able to understand the working of electric motor if you don't know what Fleming's left hand rule is. Applying Fleming's left hand rule, we get that now the force on arm CD acts inwards, and the force on arm AB, if we apply the Fleming's left hand rule on this arm, acts outwards. So previously force was acting inwards on arm AB and it was acting outwards on the arm CD, but now as positions have changed and the current of direction have also reversed in these arms, we'll see that the direction of force is inwards in the arm CD and it is outwards in the arm AB. This reversing of direction in the arms of the armature is possible due to split rings. These split rings P and Q, which are positioned below, these split rings have helped in the reversing the direction of current in the coil
or in the armature, due to which the coil will be in continuous rotation in the same direction. That is, if the coil starts rotating clockwise or anti-clockwise direction, it will keep on rotating in the same direction. So basically, the split ring serves the purpose of commutator. A commutator is basically a device that helps in reversing the direction of force, the direction of current through a circuit. So basically ये split rings are commutator. Split rings जो उनको commutator भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो है आपका करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करने में हेल्प कर रहे हैं, जिससे आपका कॉइल जो है वो आपका सेम डायरेक्शन में या सेम आपका डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका रोटेट करता रहेगा. सो यहाँ पर अब अगर आप देखें तो CD आर्म जो है वो आपका इनवर्स फोर्स एक्सपीरियंस करेगी, AB आर्म जो है वो आपका आउटवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस करेगी, जिसकी वजह से आपका जो कॉइल है वो आपका एक सेम ही डायरेक्शन में, जैसे पहले वो एंटी क्लॉकवाइज घूमना शुरू हुआ था, तो कॉइल जो आपका एंटी क्लॉकवाइज ही घूमता रहेगा. So this was your working of motor. Now if you look at the commercial uses of motors, the motors are widely used in industries and they are widely used in appliances. They are widely placed in appliances that we use at our homes. They are used in your toys. They are used in fans. They are used in washing machines. They are used in mixer grinders, etc. You can quote as many examples of uses of motors as you want. You can. Now, there are certain factors which affect the working of motor. There are certain factors which affect the working, in the sense the speed of rotation of the coil of the motor. All these are controlled by certain factors. The very first is the strength of current. जितना ज़्यादा करंट आपका, जितना स्ट्रॉन्ग करंट आपका मोटर से पास होगा, हम देखेंगे कि उतना ही आपका जो स्पीड ऑफ रोटेशन है आपका मोटर की वो आपका बढ़ेगी. दूसरा है आपका स्ट्रेंथ ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. आर्मेचर है, उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में जिसमें उसको रखा गया है, उसकी स्ट्रेंथ पे भी आपका डिपेंड करेगा कि आपका जो आपका एफिशिएंसी है या आपका जो स्पीड ऑफ रोटेशन है मोटर की वो आपका कितनी होगी. द थर्ड फैक्टर इज द नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द आर्मेचर. कितने टर्न्स, इसके ऊपर टर्न्स लगाए जाते हैं, जितने टर्न्स आपके होंगे कॉपर वायर के, उतना ही ज्यादा आपका स्पीड ऑफ मोटर, स्पीड ऑफ मोटर और द स्पीड ऑफ रोटेशन या पावर ऑफ मोटर पे आपका फर्क पड़ेगा. तो जितने ज्यादा टर्न्स, जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स, उतनी ज्यादा आपको मोटर की पावर की या मोटर की जो एफिशिएंसी है वो आपकी बढ़ेगी. द फोर्थ फैक्टर इज द सॉफ्ट आयरन कोर. बेसिकली सॉफ्ट आयरन कोर, ये वो बेस या वो कोर, इसको हम, ये जो कोर जिसके ऊपर आपका कॉपर वायर को वाउंड किया जाता है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा. ये अगर सॉफ्ट आयरन से बना होता है तो आपका जो पावर है मोटर की वो आपका एनहांस होती है. सो ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपका पूछा जाता है द फैक्टर्स विच कंट्रोल द working or the efficiency of a motor, the speed of rotation and all factors of a motor are controlled by the factors such as the strength of current. Greater the strength, more is the speed of rotation. External magnetic field, the strength of external magnetic field in which the armature is placed. The third factor is the number of turns on the armature. Greater the number of turns, more will be the power of the motor. And the soft iron core, on which the core that is being used to
wind the wire. So this was your working of electric motor. Students, stay tuned. In the next video, we will be starting with a new topic, which is your electromagnetic induction. Thank you.